हेलो जी, चलें आगे। मेरा ख्याल अब सबको आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है। हेलो, जी सर, हो रही है। चलें आगे। वो सेकंड प्रोवाइजो में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट अगर समझता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी मजिस्ट्रेट वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। जितनी तक फैसला नहीं होता वो प्रॉपर्टी अटैच रहेगी, बट प्रॉपर्टी अटैच करके वो रिसीवर अपॉइंट कर देगा। रिसीवर ही वही सारी जो उसका किराया है वो लेके कोर्ट में जमा कराता रहेगा। रिसीवर ही सर एक कोर्ट। क्वेश्चन है जी सर, एक चीज मैंने पिछले दिनों ना एक लोकल कमीशन अपॉइंट हुआ था सर, उसमें ये चीजें पूछी गई थी। तो सर ये क्या चीजें वही है कि अदालत लोकल कमीशन अपॉइंट करती है? उसमें मेरे से क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ एक पूछा था कि एक्चुअल पोजेशन आपने हम्म देख के बतानी है हमें। बस तो यही सर कुछ ये है। यही कुछ है आपका। जो आपसे पूछते हैं कि आपको इससे दो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज आर द नेचर ऑफ सूट प्रॉपर्टी एंड जी सर। विच पार्टी इज अंडर द विच पार्टी हैज एक्चुअल पोजेशन ऑफ सूट प्रॉपर्टी। जी सर। कि इस वक्त एक्चुअल पोजेशन किसका है, बस। वो समथिंग एल्स, वो इस प्रोसीडिंग में नहीं आता। बल आपने बताना यही होता है। आप उधर जाते हैं, जाके पहले नोटिस कर देते हैं सबको कि हम फलान डेट पे आ रहे हैं, मैं फलान डेट पे आ रहा हूँ। वो साइट को सूट प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करना है। पार्टीज आ जाती हैं, उनकी आप अटेंडेंस लगाते हैं, जितनी भी उधर पर्सन होते हैं उनकी अटेंडेंस लगाते हैं। अटेंडेंस लगा के आप सबके मतलब जो पार्टीज होती हैं कंसर्न पार्टी, उनके वर्शन लिखते हैं। उनके वर्शन लिख के उनकी स्टेटमेंट लिख के आप अपने पास आ जाते हैं। अपने ऑफिस आके अपने उन पॉइंट्स पे आपने अपना व्यू दे देना था कि जी फलां प्लेंटिफ ने ये कहा, डिफेंडर ने ये कहा, और बाकी मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने ये कहा। मेरी फाइंडिंग ये है कि इस वक्त इस पे फलां पोजीशन, फलां पार्टी पोजीशन में है, बस ये है। सही। चलें जी आगे। पोजीशन के लिए क्या चीजें शो करनी होती हैं? बस सिर्फ एविडेंस का काफी होना जरूरी है या कोई डॉक्यूमेंटेशंस भी दिखानी पड़ती हैं? क्या चीज़ मैडम? सर पोजेशन शो करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिखाना जरूरी होता है या सिर्फ बस एविडेंस काफी होती है? वहीं पे मैडम वही बता रहा हूँ ना कि एक्चुअल पोजेशन बताया गया कि इस वक्त उस पर उस जगह पे मालिक कौन है, बस। एक्चुअल पोजेशन वो आपका मुअज़्ज़ज़ीन इलाके या वो पार्टीज वगैरह सारी कुछ बता देती हैं कि जहाँ पे मतलब जाती मेजोरिटी कैद है उसके अकॉर्डिंग होता है। सर अब मेरा अपनी मतलब यूटिलिटी है आपको कोई मिल्कियत वगैरह डॉक्यूमेंट आप शो कर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिल्कियत का सच कोई रूल नहीं है। एक्चुअल पोजीशन की हमने बात की है। एक्चुअल पोजीशन मतलब जिस वक्त उस प्रॉपर्टी को कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन काश्त कर रहा है, कौन उस पे हल चला रहा है, किसके इस्तेमाल में है। नजारा सर नजारा उस भी आ जाता बिजली कोई के भी पर्सन बिल हो। वगैरह भी, बिजली का बिल वगैरह भी पोजेशन शो करने के लिए हम मतलब एज एविडेंस यूज कर सकते हैं सर। बहुत है। जी अच्छी बिल्कुल। ठोस एविडेंस है। ठोस एविडेंस है बिजली का बिल, क्योंकि आपका जो बिल लगता है वो किसी जमाबंदी पे लगता है, किसी आपकी ओनरशिप, मतलब आपको कोई ओनरशिप चीज़ शो करते हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट शो करते हैं, तो वो आपको बिजली का बिल लगाया जाता है। तो वो बेहतरीन सबूत है कब्जे के लिए। आ गया तो जी आपका। सर इस सिलसिले में जो मालिक है और काश्त है, फिर मतलब मालिक जो है वो उसको डिस्पोजेस कर सकता है ना? मैडम विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ सारा कुछ होता है। अगर उसने ठेका दिया हो एडवांस तो वो क्यों करेगा, ठीक है। तो विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ सारा कुछ कर सकता है मालिक। आगे चलें मैक्सिमम तो जी। सर यही होता है ना सर, कि मुजेरे के साथ 3 साल से एग्रीमेंट होता है। सो हम्म क्या तीन स्टे यही ले लेता है, तीसरे साल के बाद सर जो है ना, मैं 3 साल से काश्त कर रहा हूँ, पोजेशन है मेरे है, मुझे इतना नुकसान होता है इधर उधर जाने में, तो ये जनाब मेरी पोजेशन जो है कायम रखें। ये सर यही। नहीं नहीं, ये सर कुछ नहीं होता। सर मैडम, उसके लिए आपको इजेक्टमेंट पिटीशन दायर करनी पड़ेगी, वो इसमें नहीं आएगा। चलें जी आई आगे। थिंक सो। सर असल में मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, असल में काफी ये जो अभी कुछ अर्सा पहले ये नॉर्दर्न एरियाज में सर ये जो डैम्स की कंपनसेशन मिली थी, उसमें अक्सर केसेस इस तरह हुए थे कि कुछ मज़ारे थे जो किसी जमीन पे आई थिंक मोर देन 30-40 इयर्स रहे थे, ठीक है।
और उन्होंने वहां पे दरख्त वगैरह लगाए थे, काश वगैरह की थी, तो उनको मतलब ज्यादा उनको कंपेंसेशन मिली और एक तरह से मतलब कि वो उस जमीन पर काबिज थे और उनको असल मालिकान से उनको ज्यादा पैसे मिले। तो ये किस रूल के तहत हुआ? क्या उनके पास कोई कागज था या मैडम सिर्फ उनका कब्जा था? सर ये किस तरह से हुआ था? मुझे नहीं पता मैडम किस तरह हुआ था। वैसे जो मैं क्लियर आपका बताऊं थोड़ा। लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 का, उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। वो उसमें सेक्शन में बताया गया कि गवर्नमेंट के वैल्यू रख देती है, आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि ये कम है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन रिजॉल्व किए जाते हैं। ऑब्जेक्शन रिजॉल्व करके एक सेटल्ड अमाउंट मार्केट वैल्यू आपको दे दी जाती है, उसके बाद आपको कहते हैं कि आप घर जाएं, ठीक है। बाकी ये नहीं पता कि वो मुजारों को कैसे ज्यादा दिया गया था, आई हैव नो नॉलेज। चलें जी, आ गया जी ठीक है। 145(5). 145(5) कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शेल प्रिक्लूड ए पार्टी सो रिक्वायर टू अटेंड आर एनी अदर पार्टी इंटरेस्टेड। देखें, जिनको कहा गया कि आप पेश हो, सपोज के अदील को कहा गया आप पेश हो, नासिर को कहा गया आप पेश हो, उसके अलावा वो कहता है कि अदर एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड पर्सन कौन होते हैं? अदील की जगह के साथ अदील के भाई इंटरेस्टेड पर्सन होंगे उस प्रॉपर्टी में, और नासिर की जगह नासिर के भाई इंटरेस्टेड पर्सन होंगे, ठीक हो गया। फ्रॉम शोइंग दैट नो सच डिस्प्यूट एज अफोरसेड एग्जिस्ट और हैज एग्जिस्टेड, ना ही कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है ना एग्जिस्ट हुआ था। एंड सच ए केस द मजिस्ट्रेट शेल कैंसल हिज ऑर्डर, ठीक है। अब वो रिपोर्ट आज पुलिस आके रिपोर्ट देती है, और वो नासिर साहब वकास दूसरे अदील साहब जाके कहते हैं कोर्ट को कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा मन हो रहा है को सब कुछ भी ऑर्डर ऐसे कोई रिपोर्ट ही गलत है, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो मजिस्ट्रेट शेल कैंसल इज सेड ऑर्डर। सेड ऑर्डर मतलब 145(1) वाला कहता है एंड ऑल फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी स्टेड बट सब्जेक्ट टू सच कैंसलेशन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 1 शैल बी फाइनल, ठीक है। मजिस्ट्रेट का जो पहला ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा, उसके में जो पार्टी को बुलाया गया है वो फाइनल होगा, ठीक हो गया। आगे कहता है कि सिंपली 45 में बताया गया कि दोनों सर ये पार्टीज आगे कह देते हैं कि कोई हमारा झगड़ा नहीं है, तो कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग उनकी खारिज कर देगा, खत्म कर देगा। सर 5 रिपीट करेंगे सर? 5 मैं बता रहा हूँ कि अगर वो दोनों पार्टीज आके कोर्ट में कह देती हैं कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो कोर्ट वो प्रोसीडिंग खत्म कर देगी, ठीक है सर। ठीक है। आगे कहता है पार्टी इन आपने किसमें पोजीशन। कहा ना दूसरी पार्टी का? तो आपने कहा जैसे पार्टी का भाई आ गया, ये वो आ गया, सर वो आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो इंटरेस्टेड पर्सन भी आके कह सकते हैं ना, आपके भाई आके कह सकते हैं, आप खुद आके कह सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट देखती है कि हाँ जी कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है, तो कोर्ट खारिज कर देगी, वो प्रोसीडिंग खत्म कर देगी। ठीक है। आगे 6 में कहा गया कि पार्टी इन पोजेशन टू रिटेन पोजेशन अनटिल लीगली इविक्टेड। अब उनको 145(4) में बता दिया गया कि नासिर जो है वो उसका कब्जा है, तो वो जितनी देर मतलब वो नासिर का ही कब्जा रहेगा जब तक नासिर को लीगली बाई लीगल वे उसको इविक्ट ना किया जाए, उसको निकाला ना जाए, नासिर ही कब्जे में रहेगा, ठीक हो गया। कहता है इफ मजिस्ट्रेट डिसाइड दैट वन ऑफ द पार्टीज वाज और शुड अंडर द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 4 बी ट्रीटेड बी एज बीइंग एज बीइंग आगे क्या गया है जी? If magistrate decide that one of the party was or should under the first proviso of 4 be treated as being in such possession of said subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled of possession thereof and until evicted therefore from in due course of law, or forbidding all disturbance of such possession until such eviction, and when he proceed under first proviso to section 4
may restore to the possession the party forcibly or wrongfully dispossessed. सिंपली वो कहा गया कि जो पार्टी, अगर वो एक्चुअल पार्टी जो मतलब नदील था वो ही कोर्ट को लगता है कि वही पोजेशन में है, पहले 2 महीने पहले भी वही पोजेशन में था, तो अदील के पास ही पोजेशन रहेगा। ठीक है। अब वो कोर्ट कहती है नहीं, 2 महीने पहले अदील नासिर के पास पोजेशन था और उसको फोर्सबली डिस्पोजेस किया गया है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसका पोजेशन रिस्टोर भी करवा सकती है। मे रिस्टोर द पोजेशन ऑफ पार्टी फोर्सबली डिस्पोजेस। जो पार्टी फोर्सबली डिस्पोजेस हुई है, कोर्ट उसका पोजेशन भी रिस्टोर करवा सकती है। आगे क्या आगे, व्हेन एनी पार्टी टू एनी सच प्रोसीडिंग डाई, अगर एक पार्टी मर जाती है तो उसके लीगल हेयर्स उसको प्रोसीड करेंगे। When any of the such party dies, the magistrate may cause the legal representative of deceased party to be made a party to proceeding and shall thereupon continue the inquiry. And if any such question arise as to who the legal representative of deceased party for the purpose of such proceeding is, all persons claiming to be representative of deceased party shall be मेड पार्टीज देयर टू। सिंपली वो कहेगा कि अगर उनमें से कोई पार्टी की डेथ हो जाती है तो उनके जो लीगल प्रेसिडेंट होंगे, डिसीज के लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको पार्टी बना दिया जाएगा और उनको उनको प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, उनको उसके वारिस प्रोसीड करके उनको प्रोसीड किया जाएगा। 8 में बताया गया कि इफ मजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट एनी क्रॉप or produce of property the subject to dispute in proceeding under this section pending before him is subject to speedy and natural decay। जो जल्दी और कुदरती तौर पे खराब होने वाली चीजें हैं, जैसे उस पे अगर गार्डन है, मैंगो गार्डन है, ठीक है, और मैंगो गार्डन जून का महीना है या मई का महीना है, कोर्ट को लगता है कि ये प्रोसीडिंग तो 4 महीने चलती रहेंगी, ये प्रोसीडिंग दिसंबर में जाएंगी, तो वो तो आम जो है वो खराब हो जाएंगे, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट क्या आर्डर कर सकती है, दी आर्डर फॉर द प्रॉपर कस्टडी और सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, उनकी कस्टडी में या सेल कर देगी। एंड अपॉन सच कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड सेल प्रोसीड देयरऑफ एज थिंग्स फिट। और आगे कहते हैं कि शैल मेक ऑर्डर, शैल का वर्ड है, ठीक है, क्या है कि वो ऑर्डर करेगी कि ये इसकी डिस्पोजल कैसे होगी और उसकी सेल प्रोसीड, मतलब जो उसका पैसा आएगा उसको कैसे हमने रखना है, वो जैसे मजिस्ट्रेट कहेगा उसके अकॉर्डिंग हो गए, मतलब वो सेल करवा देगी, पब्लिक ऑक्शन में सेल किया जाएगा, सेल करके वो पब्लिक फंड गवर्नमेंट के फंड में चली जाएगी और बाद में उसका फैसला होगा कि किसको देना है। आगे कहता है मजिस्ट्रेट में if things fit at any stage of proceeding under this section on application of either party issue a summon to any witness directing him to attend or produce any document or thing। यहाँ पे देखें बहुत ये का मतलब जो है ना बड़ी पावर है मजिस्ट्रेट की। मजिस्ट्रेट को कहता है प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि या कोई पार्टी एप्लीकेशन दे देती है तो समन कर सकती है किसी भी विटनेस को डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। वो कोई कोर्ट खुद या कोई पार्टी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोर्ट अगर अदील अहमद आके कहता है कि ये जी हमारे पिंड दे चौधरी से पूछ लें कि ये मैं पिछले 10 महीने से मैं काबिज हूँ, ठीक है, तो कोर्ट उस चौधरी साहब को भी बुला सकती है कि हाँ जी आप आए और आप आके एविडेंस दें। नासिर साहब कह सकते हैं जी ये आके हमारे जो फलां पर्सन से पूछ लें, वो मुअज़्ज़िज़ है इलाके का, तो उनसे पूछ लें, कोर्ट उनको भी बुला सकती है, ठीक है। या वो नासिर साहब आगे कहते हैं कि ना ये जी पटवारी साहब से पूछ लें, वो मेरा डॉक्यूमेंट भी लेके आएगा, खसरा गिरदावरी लेके आएगा, खसरा नंबरान लेके आएगा, मैं इस पे काबिज हूँ, आज तक मैं ही बैठा हूँ, कोई और आया नहीं है। तो ऐसा कोई पार्टी आके दरखास्त दे सकती है कि फलां पर्सन को बुला ले, तो कोर्ट उनको मेक अ वर्ड है, शैल नहीं है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो उनको बुला ले चाहे ना बुलाए। ठीक हो गया। अंडर कहता है नथिंग इज सेक्शन शैल डीम टू बी डेरोगेशन ऑफ पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 107। ठीक है, तो कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू डेरोगेशन द पावर ऑफ
टू प्रोसीड अंडर 107। वो कहता है कि मजिस्ट्रेट को मतलब ये जो सेक्शन है ये ये नहीं है कि उसकी पावर कम नहीं कर सकता जो 107 की पावर है। ये नहीं समझा जाएगा कि उसके पास 107 की पावर ख़त्म होगी, ये नहीं, वो 107 की पावर भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, 107 की पावर्स भी इस्तेमाल कर सकता है। सिंपली अब इसका वो बताया गया है जो क्रक्स है 145 का। 145 का क्रक्स यही है कि मजिस्ट्रेट को एक इंफॉर्मेशन मिलती है, मजिस्ट्रेट को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस ज़मीन पे इस ज़मीन से पे कोई डिस्प्यूट होने वाला है जिससे ब्रीच ऑफ पीस होगा। तो कोर्ट क्या, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, ग्राउंड्स लिखती है, इन राइटिंग आर्डर लिखती है और पार्टीज को बुला लेती है कि फलां डेट पे फलां टाइम पे खुद पेश हूँ या वकील के थ्रू पेश हूँ। ठीक हो गया। और उसके बाद वो कहती है कि वही समन कोर्ट जिन लोगों को बारे में कहती है मुनासिब समझती है उनको समन करवाती है और एक जो ऑर्डर है वो चस्पा भी करवा देता है। 4 में बताया गया कि कोर्ट एविडेंस पार्टीज को सुनेगी, एविडेंस लेगी, अगर कोई चाहिए तो फर्दर एविडेंस भी लेगी। उसके बाद डिसाइड कर देगी कि जब ऑर्डर हुआ था 145(1) में उस वक्त पोजेशन किसका था। प्रोवाइजो में बताया गया कि फिर कोर्ट देखेगी कि इससे पहले जब ये ऑर्डर हुआ था 2 महीने पहले कौन सी पार्टी पोजेशन में थी और उसको किस पार्टी को डिस्पोजेस किया गया था फोर्सिबली। अगर कोर्ट को लगता है कि 2 महीने पहले किसी पार्टी को डिस्पोजेस किया गया तो कोर्ट यही समझेगी कि इस वक्त भी उसी का पोजेशन है, इस वक्त भी उसी का पोजेशन है। कोर्ट उसके बाद कोर्ट प्रॉपर्टी अटैच भी कर सकती है। 5 में बताया गया कि अगर पार्टीज आगे कहती हैं कि कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ तो वो प्रोसीडिंग खत्म हो जाएंगी। 6 में बताया गया कि अगर पार्टीज में से कोई जिसको पोजेशन मिल जाता है वही पार्टी को वही मतलब पोजेशन समझा जाएगा और वो उस पार्टी से कोई पोजेशन खत्म नहीं कर सकता। हाँ, कानूनी तौर पर चाहे तो वो ले सकता है, मतलब एक पार्टी को पोजीशन मिल गया है, दूसरी पार्टी सिविल कोर्ट चली जाती है, वो जाके उधर से स्टे लेके आती है तो हाँ वो लीगली है, उसको मतलब एविक्ट किया जा सकता है। वरना जिसको ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे देता है पोजीशन उसके पास ही पोजीशन रहता है। हाँ, 145(6) के तहत किसी का पोजेशन बनता है तो कोर्ट जिसको फोर्सिबली डिस्पोजेस किया गया है मजिस्ट्रेट वो पोजेशन भी रिस्टोर करवा सकता है। 7 में वो कोई पार्टी मर जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। 8 में अगर कोई प्रॉपर्टी सब्जेक्ट जो ऑफ डिस्प्यूट जो है वो स्पीडी या नेचुरल डिके का है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इसको सेल कर दें या प्रॉपर कस्टडी में रख दें। उसके बाद सेल प्रोसीड या जो है वो कोर्ट बताएगी कि इसको कैसे आपने देना है। सर 9 में कोई पार्टी किसी भी पार्टी 9 में बताया गया कि कोई भी मतलब पार्टी कोर्ट को आके कह सकती है कि फलां पर्सन को एज ए विटनेस बुला लें, तो कोर्ट उनको विटनेस बुला सकती है और उसको कह सकती है कि फलां डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट ले आए। ठीक है। 145(10) में यही बताया गया कि वो मजिस्ट्रेट जो है ये नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू डेरोगेशन द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू प्रोसीड अंडर सके। 145 का ये सेक्शन ये नहीं बताता कि ये बताता है कि 107 ये नहीं है कि मजिस्ट्रेट 107 की पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, मजिस्ट्रेट 107 की भी पावर्स भी इस्तेमाल कर सकता है। जी मैडम। सर जी सर वो नासिर भाई को ऐड कर दें। अच्छा, नासिर भाई को ऐड कर दो, ठीक हो गया। जी मैडम, क्या समझ सर आया ये आपको? सर 10 दोबारा बता दें। 10 में यही कहा गया कि मजिस्ट्रेट जो है 107 की पावर्स भी इस्तेमाल कर सकता है। मजिस्ट्रेट 107 की पावर्स भी ठीक है सर। इस्तेमाल कर सकता है। सर नंबर 8 ठीक है। बताना दोबारा। जी 8 नंबर में 8 सर। 8 में बताया गया कि वो आपका जो मतलब 8 में बताया गया कि अगर प्रॉपर्टी कोई जो सूट प्रॉपर्टी है वो नेचुरल डिके या स्पीडी डिके है, मतलब एक जमीन का पोजेशन का मसला चल रहा है और उस जमीन पे गंदम जो है गंदम की फसल तैयार है, वो अप्रैल का महीना है, गंदम की फसल तैयार है। अब प्रोसीडिंग को लगता है कोर्ट को कि ये प्रोसीडिंग तो चलेगी अगस्त तक, तो वो जो गंदम है वो खराब हो जाएगी, तो कोर्ट कहेगी कि इसको प्रॉपर कस्टडी में ले ले या कोर्ट कहेगी इसको सेल कर दे।
और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें आगे नीचे। जी सर आगे चलें। चलें जी आगे चलते हैं। आगे कहता है जी आपका 146 पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ सूट। पीछे आपने बताया है कि 145 का जो प्रोवाइजो है, सेकंड प्रोवाइजो, वो बताता है कि कोड प्रॉपर्टी को डिस्टैच कर सकती है, वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। ये देखें 145 का चार्ट, ये है, ये क्या है, कोड चाहे तो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोड एट एनी टाइम कोड प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। यही इसकी फर्दरेंस आगे आपका 145 में बताया गया है। 145 क्या कहता है? कहता है पावर टू अटैच द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। वो कहता है कि आपका if magistrate decide that none of the parties was then in such possession, वो मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई उनमें से कोई पार्टी पोजेशन में नहीं थी, आर अनएबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू विच ऑफ देम was then in such possession of subject of dispute, या तो उसको लगता है कि कोई पार्टी पोजेशन में नहीं थी, या कोर्ट को कोई मतलब एविडेंस ही नहीं मिलती, कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करती कि जो 145 एक का ऑर्डर था उस टाइम कौन पोजेशन थी, कौन सी पार्टी पोजेशन में थी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ही में attach it until competent court has determined the rights of parties thereto or person entitled to possession thereto। अब यहाँ पे competent court कौन होगी? सिविल कोर्ट। कौन होगी? सर सिविल कोर्ट। जी मैडम। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन एंड अगेन। सर वो कह रहे हैं कि आपने उनको अभी एडमिट नहीं किया है एंड इज वेटिंग। मैंने अब दोबारा कर दिया मैडम, उनका ना ओके सर, नेटवर्क का मेरा ख्याल मसला है। हो गया? प्रॉब्लम, ओके। चलें जी आगे। आगे कहता है कि प्रोवाइजो के the magistrate who attaches the subject of dispute may withdraw the attachment of any time if he satisfied there is no longer any likelihood of breach of peace in regard the subject of dispute। मतलब 146 एक में कहा गया कि वो प्रॉपर्टी अगर कोर्ट को लगता है कि किसी के पोजेशन में नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी, उसके बाद जो कंपिटेंट कोर्ट का फैसला होगा उसके मुताबिक उनको पोजेशन दे दिया जाएगा। 140 का प्रोवाइजो है कि एक दफा अटैच कर ली तो कोर्ट किसी भी टाइम उसको रिस्टोर भी कर सकती है, कि जब उसको लगता है कि हाँ अब इससे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, ब्रीच ऑफ पीस नहीं होगा, तो वो उसको रिस्टोर भी कर सकती है। 140(2) में बताया गया कि व्हेन दी मजिस्ट्रेट अटैच सब्जेक्ट टू ऑफ डिस्प्यूट ही मे इफ थिंक फिट and if no receiver of property the subject of dispute has been appointed by civil court appoint a receiver thereof who subject to control of magistrate shall have the powers of a receiver appointed under the order of CPC। वो कहते हैं कि जो कोर्ट अगर को लगता है कि इससे पहले कोई रिसीवर प्रॉपर्टी का रिसीवर नहीं है तो कोर्ट रिसीवर भी अपॉइंट कर सकती है। रिसीवर कौन? रिसीवर को वही पावर्स होंगी जो मजिस्ट्रेट देगा, और वही पावर्स, वो पावर्स आपसे आपके जो सीपीसी में बताई गई हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकती। सीपीसी में जो पावर्स दी गई हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये है 146। 140 में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर 2 जरा रिपीट करें सर। 2 में यही बताया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है वो प्रॉपर्टी अटैच भी मतलब वो प्रॉपर्टी अटैच हो गई, ठीक है, तो उसका वो प्रॉपर्टी का कोई रिसीवर नहीं है, प्रॉपर्टी का कोई रिसीवर नहीं है, तो कोर्ट उसको उसका रिसीवर भी अपॉइंट कर सकती है, कोर्ट उसका रिसीवर भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, और रिसीवर की जो पावर्स होंगी वो मतलब वो वही करेगा जो मजिस्ट्रेट बताएगा, और उसकी जो पावर्स होंगी वो मजिस्ट्रेट के कहने पे होंगी।
ठीक है, CPC से ज्यादा पावर्स नहीं दी जा सकती। ठीक हो गया सर? और जी सर। और कोई क्वेश्चन? सर ये वन की प्रोवाइजो अगर काइंडली रिपीट कर दें। वन की प्रोवाइजो सिंपली यही बताया गया कि वो रिस्टोर भी कर सकता है प्रॉपर्टी, एक मतलब पहले 146(1) में प्रॉपर्टी को जो अटैच किया है, और 146(2) में और 146 प्रोवाइजो में कोर्ट वो उसको रिस्टोर भी कर सकता है, मतलब वो जो अटैच किया था उसकी अटैचमेंट खत्म कर देता है, रिलीज कर देता है प्रॉपर्टी को, कर सकता है जब उसको लगता है कि अब इस पे डिस्प्यूट नहीं होगा। सर इसको पार्शली भी कर सकता है, मतलब जिसमें ये लिखा हुआ है कि एनी आइटम ऑफ इट सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो लॉन्गर लाइवलीहुड, मतलब किसी हद तक होली ना भी करे, पार्शली भी कर सकता है नहीं नहीं, विड्रॉ। एनी एटम नहीं है, एनी टाइम है, मेरे पास एनी टाइम है। मेरे पास आइटम आ रहा था मैंने। बस फिर आइटम आइटम आप फिर सही समझ रहे हैं, आइटम नहीं है, एनी टाइम है। ये ना लीगल पब्लिशर वालों की बुक्स ले लेना आप, लीगल पब्लिशर वालों की, वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, वो बुक्स बहुत अच्छी हैं, उसमें मिस्टेक्स नहीं है। बाकी जो KLR वगैरह ये दूसरे हैं, ये इस पे काफ़ी मिस्टेक्स हैं। लीगल पब्लिशर बहुत अच्छी पब्लिशर है, उस पे कोई मिस्टेक्स नहीं होती, मतलब हो सकती हैं लेकिन बहुत कम, बहुत कम। KLR में तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। आगे प्रोवाइजर बता रहे हैं कि इन इवेंट ऑफ रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू ऑफ डिस्प्यूट बीइंग सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड बाय सिविल कोर्ट, possession shall be made over to him by the receiver appointed by magistrate who shall thereupon be discharged। कहता है कि एक मजिस्ट्रेट ने इधर अपॉइंट कर दिया, ठीक है, मजिस्ट्रेट ने रिसीवर अपॉइंट कर दिया, पावर्स उसको वही CPC वाली है। उसके बाद वो मामला आ गया सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में केस चला, सिविल कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट कर दिया, सिविल कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट किया, तो ये जो मजिस्ट्रेट ने रिसीवर अपॉइंट किया था वो मजिस्ट्रेट वाला रिसीवर खत्म हो जाएगा, उसने वही मतलब जो चार्ज है वो सिविल कोर्ट के रिसीवर को दे दिया गया, ठीक है, तो मतलब सिविल कोर्ट के पास आ जाएगा, वो पहले वाला मामला खत्म हो जाएगा, पहले वाला मामला खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया? इन शॉर्ट सर सिविल कोर्ट वाला रिसीवर ही मेन रिसीवर हाँ, होगा। सिविल कोर्ट वाला प्रीवेल करेगा। आ गया जी आपका, पहले था लैंड डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड, अब ये है डिस्प्यूट बाय राइट ऑफ यूज ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ यूज ऑफ प्रॉपर्टी। चलें जी, आगे आपका 147 कहता है व्हेन एवर एनी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, व्हेन एवर एनी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द पुलिस रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन, वही चीजें हैं जो हमने 144 में 5 में पढ़ा है, ठीक है, that dispute likely to cause breach of peace exists regarding any alleged right of use of any land or water explained। यहाँ पे राइट ऑफ यूज की बात हो रही है, एक्सप्लेन इन 44 सबसेक्शन 2, ठीक है, विद इन द लोकल jurisdiction he may make order stating the grounds so satisfied and requiring the parties to concern to dispute attend the court by him a party within the time fixed by magistrate to put their written statement of their respective claim and shall afterward inquire into the matter provided under in section 145 and provisions of that section shall as far as may be applicable in the case of such inquiry। ठीक हो गया?
वहाँ पे राइट ऑफ यूज की बात हो रही है, तो 145 की जो प्रोविजंस हैं वो सारी की सारे सेक्शन इस पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, आगे कहता है इफ इट इज अपीयर टू मजिस्ट्रेट दैट राइट एग्जिस्ट ही मे मेक ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एनी इंटरफेरेंस विद एक्सरसाइज ऑफ सच राइट। कहता है कि अगर उसको लगता है कि सपोज के अदील अहमद के पास एक रास्ता है, वो अदील अहमद इस्तेमाल कर रहा है, अदील अहमद का राइट भी है कि वो रास्ता इस्तेमाल करे, अगर नासिर उसको रोक रहा है तो मजिस्ट्रेट उसको रोक देगा नासिर को कि अब दोबारा इसको इस रास्ते से आपने नहीं रोकना, इस पे अदील अहमद का रास्ते इस्तेमाल ये रास्ता इस्तेमाल करने का उसका हक है, दोबारा आपने आपने उसको नहीं रोकना। ठीक है, 147(2) में यही बताया गया कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी का कोई राइट है, तो उस राइट को इस्तेमाल करने से जो पर्सन रोक रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको रोक दिया जाएगा कि अब आपने नहीं रोकना क्योंकि उस पर्सन का राइट है। आगे प्रोवाइजर बता रहा है कि इफ नो सच ऑर्डर शैल बी मेड वेयर द राइट ऑफ एक्सरसाइज एट ऑल टाइम्स ऑफ ईयर unless such right has been exercised within 3 months next before the institution of inquiry and where the right is exercisable only particular reason, season or particular occasion unless the right has been exercised during the such season last execution by such institution। ठीक हो गया। आगे कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड वेयर द राइट इज एक्सरसाइजेबल ऑल all times of year unless such right has been exercised within 3 months next before the institution of इंक्वायरी। कहता है कि एक रास्ता जो कि पूरा साल इस्तेमाल होता था, अगर पिछले 3 महीने से वो रास्ता इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो उस पर कोई ऑर्डर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उस पर कोई ऑर्डर नहीं किया जाएगा। जब हक सारा साल इस्तेमाल किया जा सकता था तो उसको उस वक्त तक ना होगा जब इंक्वायरी दायर करेंगे। ठीक है, या जब उसको ये या किसी त्यौहार या ओकेशन पे इस्तेमाल होता है तो जब आखिरी त्यौहार तक इस्तेमाल ना हुआ हो। सपोज के वो कोई रास्ता है, उसको कोई ओकेशन पे जैसे कि ईद पे उस रास्ते को इस्तेमाल करता था अदील अहमद, हर ईद पे वो उस रास्ते से जाता था। ठीक है, अब एक ईद पे अदील अहमद ने वो रास्ता इस्तेमाल नहीं किया तो फिर उस पर प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होंगी। एक रास्ता है जो कि सारा साल इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो सारा साल एक रास्ता इस्तेमाल करता है, अगर पिछले 3 महीने से वो रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उस पर उसका राइट नहीं होगा। 145(2) में 47(2) में यही बताया गया कि अगर कोर्ट को लगता है कि किसी का राइट है तो कोर्ट उसका राइट डिक्लेयर कर देगी, बाकी जो उसको तंग कर रहे हैं उसको रोक देगी कि अब आपने इसको तंग नहीं करना इस राइट से। आगे वो बताया गया कि प्रोवाइजो में कि अगर एक पर्सन का राइट है वो सारा साल इस्तेमाल करता है, अगर वो पिछले 3 साल महीने से उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं की तो उसका वो प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगी, मतलब 147 स्ट्रक्ट नहीं करेगा। अगर वो रास्ता किसी ओकेशंस पे इस्तेमाल होता है, मतलब ईद है या होली है, क्रिसमस है, ठीक है, या इस तरह बाकी इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स पे होता है, अगर आखिरी इवेंट पे वो राइट इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो ये प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होंगी। आगे बताया कि इफ इट अपेयर टू सच मजिस्ट्रेट दैट सच राइट डज नॉट एग्जिस्ट ही मेक ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एनी एक्सरसाइज ऑफ अलेज्ड राइट। अगर उस अदील अहमद का राइट नहीं बनता, उस रास्ते से गुजरने का अदील अहमद का राइट नहीं बनता तो अदील अहमद को रोक देगी अदालत कि बेटा अब आपने इससे नहीं गुजरना, ये रास्ता आपने इस्तेमाल नहीं करना। 147(2) में क्या था, अगर कोर्ट को लगता है कि ये राइट एग्जिस्ट करता है तो कहेगी कि हाँ जी आप इस्तेमाल करें। 147(3) में मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो रोक देगी कि आपने राइट इस्तेमाल नहीं करना। 147(4) क्या कहता है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी सबसिक्वेंट डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ये कहता है अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी सब्सिक्वेंट डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है, सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशन है कि मजिस्ट्रेट ने तो सरसरी सा इंक्वायरी करके कर दी और उसने प्रॉपर एविडेंस नहीं ली, उसने
मतलब कर्सरी एविडेंस के थ्रू कर लिया। अब कंपिटेंट कोर्ट कौन है? कंपिटेंट सिविल कोर्ट है। उसका जो फैसला होगा वही प्रिवेल करेगा, उसका जो फैसला होगा वही प्रिवेल करेगा। सपोज के 147(2) के तहत अदील अहमद को कोर्ट जो है दे देती है कि ये जी आपका रास्ता है, आप इस्तेमाल करते रहें, ये शॉप आपकी है, आप इस्तेमाल करते रहें करते रहें करते रहें, ठीक हो गया, इस्तेमाल करते रहें। अब बाद में नासिर साहब कोर्ट सिविल कोर्ट चले जाते हैं, सिविल कोर्ट कहती है कि जी ये अदील नासिर की बिल्डिंग है या रास्ता ये नासिर का है, जाती रास्ता है, इस पे मतलब अदील का कोई हक नहीं है, तो सिविल कोर्ट का जो है वही प्रिवेल करेगा, सिविल कोर्ट का फैसला प्रिवेल करेगा। क्या समझ आई है? 2 मिनट तक हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो मैं फिर नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। जी नासिर साहब, क्या समझ आई आपको? सर इसमें मुझे ये समझ आई है कि अगर कोई डिस्प्यूट है किसी के मतलब राइट यूज करने का, तो उसके राइट यूज करने के हद तक वो ऑर्डर कर देगा। अगर कोर्ट को फिर बाद में इंक्वायरी के बाद ये अपीयर होता है कि वो राइट एग्जिस्ट करता है, तो वो फिर उसका ऑर्डर जो ऑर्डर करेगा मजिस्ट्रेट के, कोई भी इसके राइट यूज करने में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। आगे इसकी प्रोवाइजो में ये कहता है, 2 की प्रोवाइजो में ये कहता है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर उस सूरत में ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा कि अगर वो रास्ता ये जो राइट है वो होल ईयर के लिए मतलब ऑल द टाइम ऑफ द ईयर इस्तेमाल करने का था, लेकिन वो इस ऑर्डर पास करने से 3 माह पहले तक वो राइट इस्तेमाल नहीं किया गया, तो हाँ फिर जी, ये ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आगे 3 में ये कहता है कि अगर ये कोर्ट को ये मजिस्ट्रेट को ये अपीयर होता है कि वो राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर इस नेचर का होगा कि वो राइट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मतलब राइट इस्तेमाल करने से रोक दिया जाएगा। हाँ जी, और आगे इसकी 4 में ये कहता है कि ये जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो सब्जेक्ट टू द सबसीक्वेंट डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट होगा, मतलब जो सिविल कोर्ट उस पे जो राइट पे फिर आगे डिसीजन देगी वो उसके मुताबिक होगा, वो प्रिवेल करेगा सिविल कोर्ट का डिसीजन बाद में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, अब सर हमारी ये 147 सर 147(1) जरा रिपीट करें, और 146 का जो लास्ट प्रोवाइजो है इसको repeat करें। 147 का फर्स्ट मैडम सिंपली यही कहा गया है कि मजिस्ट्रेट वही सेम वर्डिंग है 145 वाली। कोर्ट कहती है कि अगर किसी का राइट बनता है वो नहीं इस्तेमाल करने दिया जा रहा, तो कोर्ट इनिशियल ऑर्डर कर देगी कि दोनों पार्टीज को बुला लेगी कि आप आए और आके अपना स्टेटमेंट दें कि आपका राइट बनता है या नहीं बनता। दोनों पार्टीज आ जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग कोर्ट नेक्स्ट फैसला करेगी कि हाँ जी वाकई राइट बनता है या नहीं बनता। 147 1 और 145 को मिला के